अपने रिस्क एपेटाइट को समझना। हर इंसान की रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है, जो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिस्क एपेटाइट को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है लोगों के लिए, क्योंकि देखिए अगर कोई यंग एज में है और वो ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं टाइम फ्रेम या टाइम हॉरिजन, तो अगर वो ज़्यादा लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो उस टाइम पर वो हायर रिस्क के लिए जा सकता है। एक्सपेंस रेशो की, जो कि हमारे रिटर्न्स में डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। अगर हमारे एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होगा तो वो हमारे रिटर्न्स पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है। जैसे कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जिसमें फंड मैनेजर या जो हमारा फंड हाउस होता है प्रॉपरली उसमें ज़्यादा पैसा चार्ज करता है, आपसे ज़्यादा एक्सपेंसेस चार्ज करता है। सो जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें एक्सपेंस रेशो को चेक करना ज़रूरी होता है। टैक्स इम्प्लीकेशन। हाँ, टैक्स इम्प्लीकेशन भी बहुत ज़रूरी है समझना कि आप म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो देखा जाता है कि कुछ लोगों को टैक्स कितना लगेगा, उसकी रिटर्न्स अगर जो बन रही है उसमें कितने टैक्स लगने के बाद उसको फाइनल जो नेट अमाउंट मिलने वाला है वो कितना होगा, राइट? कुछ लोगों को उसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। मेरा नाम है राहुल और आज है मेरे साथ मनु। तो आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है जो कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन पूरी नॉलेज नहीं रखते हैं। एसआईपी एक ऐसा पावरफुल टूल है, अगर आप उसे बिना इंफॉर्मेशन के स्टार्ट करते हैं तो आपको फ्यूचर में दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। एसआईपी को एक सेविंग टूल मत समझो, ये एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह काम करता है। आपको रेगुलर इंटरवल्स में पैसा डिपॉजिट करना होता है जो कि आपको इन्वेस्टमेंट में काफी हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं एसआईपी के ऐसे 7 पॉइंट जो कि आपको इन्वेस्टमेंट के टाइम पर पता होने चाहिए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सर, हमारा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल गोल्स को समझना। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने मनु कि फाइनेंशियल गोल्स को समझना। देखो होता क्या है कि कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है या मैं बोलूँगा उनके गोल्स होते हैं कि वो अपने रिटायरमेंट को प्लान करना चाहते हैं, राइट? एंड कुछ लोग होते हैं जो अपने बच्चों की एजुकेशन को प्लान करना चाहते हैं, इवन मैरिज को प्लान करना चाहते हैं। तो इसी तरीके से कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, राइट? तो आपको ये समझना है कि जब भी आप फाइनेंशियल गोल्स के लिए जाएँ तो आपके कितने लंबे समय के लिए आप उसमें इन्वेस्टिंग रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है आपने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट शुरू करी और अपने गोल्स को ध्यान में रखते हुए भी आपने अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर लिया, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से लोग अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते और अपने पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं और उसको यूज कर लेते हैं, राइट? तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट में सबसे मेजर पार्ट जैसा आपने बताया कि हमें समझना चाहिए कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं और उसकी इंपॉर्टेंस को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हाँ सर, आपने ये बिल्कुल सही बोला है कि अगर हमारा गोल क्लियर है तो हम अपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को सही से डिसाइड कर पाएंगे। हाँ, ये सही है। अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को सही से प्लान करेंगे तो ही आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, अपने रिस्क एपेटाइट को समझना। हर इंसान की रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है, जो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ मनु, आपने बिल्कुल सही बताया ये कि रिस्क एपेटाइट को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है लोगों के लिए, क्योंकि देखिए अगर कोई यंग एज में है और वो ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं टाइम फ्रेम या टाइम हॉरिजन, तो अगर वो ज़्यादा लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो उस टाइम पर वो हायर रिस्क के लिए जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी की एज ज़्यादा है, वो रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहता है, तो उस केस में वो हाइब्रिड या डेट फंड में जा सकता है। और जिसका एज कम है, यंग एज में है और लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो उसको इक्विटी जो इक्विटी फंड्स होते हैं उसके अंदर जाना चाहिए। सो मेजरली यहाँ पर समझना है कि अगर आप यहाँ पर रिस्क लेते हो ज़्यादा तो आपको हायर रिस्क लेने पर हायर प्रॉफिट का भी बेनिफिट हो सकता है, हायर प्रॉफिट भी बन सकता है। लेकिन अगर आप एज ज़्यादा होने की वजह से आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो तो आप हाइब्रिड फंड में या फिर डेट फंड में जाएंगे, जिसकी वजह से आपको उतना रिटर्न शायद ना भी मिल पाए जितना इक्विटी मार्केट में मिलता है, राइट? तो यहाँ पर हर किसी की क्षमता अलग अलग है इन्वेस्टमेंट करने की एंड ये काफी रोल प्ले करता है लोगों को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए। तो जैसा कि आपने पूछा कि ये रिस्क एपेटाइट क्या है, किस तरीके से काम करता है, तो यहाँ पर आपको समझना है इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले कि आपका रिस्क लेने की क्षमता क्या है, आप कितने समय के लिए आप मार्केट में इन्वेस्टेड रहने वाले हो। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए। सर, जैसा कि मैं आपकी बातों से समझ पा रही हूँ कि एसआईपी में रिस्क एपेटाइट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके बिना आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। तो चलिए सर बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना, जिसे नॉर्मली लोग काफी अवॉइड कर देते हैं।
हाँ, बिल्कुल ठीक बोला मनु आपने कि लोग इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते कि जब भी वो पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अपने करंट फंड्स के जो रिटर्न्स है उसी को देखते हैं, है ना? हम्म, मान लीजिए आज की डेट में फंड कितना रिटर्न दे रहा है उसको देखते हैं, जो फंड ज़्यादा रिटर्न दे रहा है उसको देख लेते हैं और पर्टिकुलर उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में उनको देखना चाहिए कि पास्ट में उसने कितना रिटर्न दिया, कहाँ से वो शुरू हुआ और कितनी रिटर्न से वो अब आज की डेट में रिटर्न दे रहा है, राइट? तो यहाँ पर समझना है कि किस टाइम पर मार्केट, चाहे वो बुल मार्केट थी या किस टाइप से मार्केट डाउन जा रही थी, तो उस टाइम पे उस फंड ने क्या परफॉर्मेंस दिया। उसी तरीके से आपको रिसर्च और अपने फंड्स को ट्रैक करना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पर्टिकुलरली देखा कोई भी फंड उठाया जिसमें रिटर्न अच्छी थी और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। तो जैसा आपने बोला कि रिटर्न मतलब उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि यहाँ पर आपको देखना है कि रिटर्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बट पास्ट रिकॉर्ड को भी देखना उतना ही ज़रूरी रहता है। हाँ सर, मैं इसके साथ ना एक पॉइंट और ऐड करना चाहती हूँ कि हमें फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक करना बहुत जरूरी होता है। हाँ मनु, आपने ये बिल्कुल सही पॉइंट ऐड किया है, सही चीज़ बताई है मुझे कि जो भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं फाइनली हमारा पैसा तो फंड मैनेजर ही मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो इसीलिए फंड मैनेजर का भी रोल प्ले काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। हम्म, तो चलिए हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, एक्सपेंस रेशो की, जो कि हमारे रिटर्न्स में डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। हाँ मनु, आपने ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ बताई कि अगर हमारे एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होगा तो वो हमारे रिटर्न्स पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है। जैसे कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जिसमें फंड मैनेजर या जो हमारा फंड हाउस होता है प्रॉपरली उसमें ज़्यादा पैसा चार्ज करता है, आपसे ज़्यादा एक्सपेंसेस चार्ज करता है। सो जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें एक्सपेंस रेशो को चेक करना ज़रूरी होता है। कुछ शेयर्स, कुछ फंड्स के अंदर बेसिकली यहाँ पर 80 पैसा का चार्ज रहता है, किसी में 1% तक का चार्ज रहता है। इवन कुछ फंड्स ऐसे भी हैं मार्केट में जो कि 1.75% से लेकर 2% तक भी जाते हैं। तो आप पर्टिकुलर उस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पर आपका फंड हाउस जो है, जो आपको फंड इन्वेस्टमेंट करने की स्कीम ऑफर करता है, वहाँ पर आपको कम चार्जेस पे करना पड़े। तो ऐसे एक्सपेंस रेशो, ऐसे फंड्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें जहां पर आपको एक्सपेंस ज़्यादा ना लगे, आपको उसी से आपके रिटर्न्स ज़्यादा बन सकते हैं। तो इसका मेजरली आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हाँ मनु, आपने काफ़ी बेटर ऑप्शन दिया है यहाँ पे लोगों को समझने के लिए कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो लोग कई बार बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। उनको समझ नहीं आता कि कंपाउंडिंग की पावर क्या है। इवन आपने सुना भी होगा, कुछ लोग इसको एट्थ अजूबा बोलते हैं, मतलब कि जो 7 वंडर्स हैं हमारे वर्ल्ड में, उसमें एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं इसको। इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आप इसकी पावर को समझें तो यहाँ पर जो पर्सन, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर देना चाहता हूँ, जो पर्सन 1 रुपया आज इन्वेस्ट करता है, मान लेते हैं कि सेकेंड डे उसका पैसा डबल हो जाता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि 31 डे पे वो पैसा कितना होगा? शायद आपको लगेगा कि ये बहुत छोटा होगा और आपको कुछ पता भी शायद ना लग पाए, बट मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी फिगर बताता हूँ। अगर आप 1 रुपया आज इन्वेस्ट करते हो और आपको वो पैसा अगले दिन डबल हो जाता है और तीसरे दिन वो पैसा फिर दोबारा डबल हो जाता है, तो इसी कैलकुलेशन के हिसाब से 31 डे पे आपके पास 107 करोड़ रुपए हो जाएंगे। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, आप इसको अपने आप भी कैलकुलेट करके दे सकते हो। मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं, वहां पे आप जाके कैलकुलेटर पे डाल के देखिएगा कि आपका जो 1 रुपया है अगर वो जस्ट डबल हो रहा है नेक्स्ट डे पे, तो 31 डे पे आपके पास 107 करोड़ रुपए का कॉर्पस होगा। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग बेसिकली क्या है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में और उस पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इंटरेस्ट भी आपको दोबारा से री इन्वेस्ट हो जाता है, जिससे कि आपको आपको और ज्यादा यूनिट्स मिल सके एसआईपी के अंदर और आपका पैसा जल्दी से मल्टीप्लाई कर सके। मतलब कि इसको सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलूं, बहुत सारे लोग समझते हैं इसको, जिसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज का मतलब यह है कि आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है उस इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये इतनी जल्दी कंपाउंडिंग होता है। इवन कुछ टाइम लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए आज आपने इन्वेस्टमेंट शुरू करी, 15 साल के बाद आपने एग्जाम्पल के लिए 1 करोड़ बना लिया, लेकिन उसके बाद आपको अगर दोबारा 1 करोड़ बनाना है तो आपको 1 साल दोबारा से 15 साल नहीं लगेंगे, हो सकता है आप वो
5 साल में 1 करोड़ अगेन दोबारा बना पाए। तो कहने का मतलब सिंपल है कि आपको 15 साल में 1 करोड़ बनाने के लिए मिला और अगले 1 करोड़ को बनाने के लिए आप 5 साल में बना लोगे। जब आपके पास 2 करोड़ हो जाएगा, हो सकता है आप अगले तीसरे साल बाद मतलब कि 1 साल और लेंगे तो आपके पास दोबारा से 1 करोड़ बन जाए। तो ये इतनी जल्दी मल्टीप्लाई होता है कि लोगों का 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ ना हर साल बाय साल ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता रहता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जैसा कि लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। और कहीं ना कहीं मैंने बताया कि लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि उनको कहीं पैसे की जरूरत होती है तो कुछ भी होता है वो अपने एसआईपी को विड्रॉ करते हैं, पैसे को यूज करते हैं, जिसकी वजह से पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है उनकी काम नहीं करती है। इवन आपने कई बार देखा होगा कि लोग कई बार इन्वेस्टिंग के अंदर ये गलती करते हैं और जिसकी वजह से अपने रिटायरमेंट लाइफ, अपने बच्चों की एजुकेशन और इसके लिए भी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस फैक्टर में अपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ बस। सर, जैसा कि मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ पा रही हूँ कि हमें अपने पैसे को लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करना चाहिए और हमें अपनी एसआईपी को तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बोला। जैसा कि अपनी एसआईपी आप जल्दी से इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी एसआईपी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन जाके चेकआउट कर लीजिएगा। एंड साथ में मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपना फ्री अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके चेकआउट कीजिएगा। तो मनु, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट रहेगा तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग से ज्यादा पैसा बना पाओगे। तो यही चीज है इसके अंदर। ओके, तो चलिए सर, हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एसआईपी। हाँ मनु, आपने ये भी काफी अच्छा पॉइंट बताया, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एसआईपी। होता क्या है, मान लीजिए कोई पर्सन है जो आज से इन्वेस्टमेंट शुरू करता है और अपने 60 ईयर की एज पे वो चाहता है कि मेरे को 5 करोड़ का कॉर्पस मिल जाए। अब मान लो कोई 30 साल का पर्सन है और 60 साल तक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उस ड्यूरेशन में जो 30 साल का ड्यूरेशन है उसमें वो पैसा इन्वेस्ट करता रहता है। लेकिन उस बीच में मान लेते हैं कई बार ऐसा होता है, देखा जाता है कि लोगों के पास कई बार कहीं से प्रॉफिट हुआ, एकदम से पैसा आया, लमसम 5 लाख का या 2 लाख रुपए का कॉर्पस है जो कि वो इन्वेस्ट करना चाहता है एसआईपी में, जिसकी वजह से जो उसका 30 साल का हॉरिजन था जहां पर उसको 5 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करना था, हो सकता है वो 30 साल की बजाय 25 साल में हो जाए। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एसआईपी बेसिकली यहाँ पर देखा जाता है कि आप अगर बीच में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हो तो आपका जो रिटर्न है, जो आपका गोल्स है, वो आपके उससे कम टाइम पर आपके फुलफिल हो सकते हैं। इवन कुछ लोग यहाँ पर ये करते हैं कि अगर उनकी इनकम बढ़ जाती है तो इनकम बढ़ने की वजह से वो अपनी एसआईपी के अंदर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट डालना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये भी एक रीजन होता है जहां पर उनका कॉर्पस जो है, जो 30 साल में बनना था, वो 25 साल में, 20 साल में भी बन सकता है कुछ लोगों का, राइट। तो यहाँ पर कुछ लोग ये गलती कर देते हैं या कहीं पर मिस्टेक ये करते हैं कि उसको देखते हुए अपनी एसआईपी को पॉज कर देते हैं, बार बार पॉज करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, जो कि एक बड़ा मेजर मतलब प्रॉब्लम हो सकता है उनके लिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अवॉइड करना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एसआईपी के अंदर। तो यही मेजरली सारी चीजें हैं जो कि ध्यान रखनी चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एसआईपी में। अरे वाह सर, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा और बताइए इसके बारे में। मैं बताता हूँ इसमें। देखिए, होता क्या है, कई बार क्या होता है कि इस ड्यूरेशन में जो कि मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए, यहाँ पर कुछ लोगों के साथ कभी प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एसआईपी में आप ये भी समझ सकते हो कि जो पर्सन जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो वो अपनी एसआईपी को पॉज भी कर सकता है और बाद में स्टार्ट भी कर सकता है, राइट। या उसको अगर पैसे की जरूरत है तो उस पैसे को वहां से विड्रॉ भी कर सकता है। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है यहाँ पर एसआईपी इन्वेस्टमेंट में करने के लिए। तो मेजरली यही है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एसआईपी। सर, मेरे को तो ये पॉइंट सबसे अच्छा लगा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एसआईपी। तो हम बढ़ते हैं अपने आखिरी पॉइंट की तरफ, टैक्स इम्प्लीकेशन। हाँ, टैक्स इम्प्लीकेशन भी बहुत ज़रूरी है समझना कि आप म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो देखा जाता है कि कुछ लोगों को टैक्स कितना लगेगा, उसकी रिटर्न्स अगर जो बन रही है उसमें कितने टैक्स लगने के बाद उसको फाइनल जो नेट अमाउंट मिलने वाला है वो कितना होगा, राइट। कुछ लोगों को उसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। देखो, होता क्या है कि जब हम टैक्स की बात करते हैं तो वैसे तो गवर्नमेंट यहाँ पर ईयर ऑन ईयर कभी रूल चेंज भी कर देती है। जैसे कि अगर हम आज के बात कर रहे हैं तो इस साल में फाइनेंशियल गोल्स, जो हमारे फाइनेंशियल फिस्कल जिसको हम बोलते हैं, तो उस टाइम पर हमारा जो बजट आया था, यहाँ पर गवर्नमेंट ने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट पे जो कैपिटल गेन है उसको इंक्रीज कर दिया, मतलब कि टैक्स को बढ़ा दिया है।
तो पहले जो टैक्स था वो 10% लगता था आपके कैपिटल गेन में म्यूचुअल फंड में, बट अभी वो बढ़ के 15% हो गया है। सो इसको कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि टैक्स क्या है, कैसे लगेगा, कल को फ्यूचर में हो सकता है ये कम होगा या ज्यादा होगा, हमें नहीं पता। बट यहाँ पर ये समझना है कि टैक्स को भी ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप अपने पर्टिकुलर किसी भी फंड में जाते हैं, राइट। तो फंड्स में अगर ज्यादा रिटर्न होगी तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को, बट उससे हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है। बट यहाँ पर ये समझना है कि आप उस फंड में कितना इन्वेस्ट करें और आपको नेट आपके हाथ में कितना पैसा बचेगा। जो टैक्स वाला पार्ट है वो तो गवर्नमेंट को चला जाना है, राइट। तो यहाँ पर आपके हाथ में कितना पैसा बचेगा जो कि आप फर्दर अपने लिए यूज कर सकते हो। तो इस पार्ट को समझना भी बहुत जरूरी होता है जब आप अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, और कैपिटल गेन के थ्रू जो भी आपका पैसा बन रहा है वो टैक्स देने के बाद आपको जो पैसा बनेगा उसी को आप यूज कर सकते हैं। तो फाइनली हमने बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करी, यहाँ पर 7 पॉइंट्स के ऊपर बात करी। सो आपको ये समझ आ गया होगा कि कितना जरूरी होता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट को शुरू करने से पहले इन सब चीजों को समझना, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। हालांकि इस वीडियो से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकते हैं। अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जल्दी से चेकआउट कर सकते हैं। साथ में मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि काफी सारे लोगों ने अभी तक हमारे साथ फ्री जो हमारा अकाउंट है, जो कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए लोग यूज करते हैं हमारा प्लेटफॉर्म, वो काफी सारे लोगों ने अभी तक कर लिया है। इवन आप लोग भी अगर करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक भी दे दूंगा जिससे कि आप लाइफ टाइम फ्री एसआईपी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आपको मैं बता देता हूँ ये लिमिटेड टाइम के लिए ही ऑफर मिल रहा है कि आप इस पे जाकर क्लिक करके आप अपना फ्री अकाउंट ओपन कर पाए। इवन आपको कोई डाउट है या कोई डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आपको कंप्लीट कराना है तो नीचे दिए गए नंबर पर एक बार जरूर से कांटेक्ट कीजिएगा जिससे कि आप अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट को शुरू कर पाए। आपके फाइनेंशियल गोल्स में आपके बच्चों की शादी की प्लानिंग करनी हो, आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी हो, बच्चों के लिए एजुकेशन प्लानिंग करनी हो एसआईपी के थ्रू, तो ये सारी प्लानिंग आप हमारे साथ बात करके डायरेक्टली कर सकते हैं। इवन आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब एफडी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको पता है कि नॉर्मली 6 से 7% इवन 8% तक का ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके एसआईपी में लमसम इन्वेस्टमेंट करके 12 से 15% की आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स ले सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म में रहते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी जल्दी से लाइक करें, शेयर करें जिससे कि और भी लोगों को एसआईपी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके, और जो लोग एक्चुअल में एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर चुके हैं तो उसको भी सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो उन सभी लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टा पे, जहां जहां भी आप अवेलेबल हैं सब जगह जल्दी से शेयर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इन्वेस्टिंग।